हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है रेड ट्रैप। और ये चैप्टर आपकी 12th क्लास की आरबीएससी की बुक पेनोरमा का चैप्टर है। सप्लीमेंट्री बुक जो है पेनोरमा उसका 11th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, द रेड ट्रैप। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। मैं आपको अपना परिचय भी दे देती हूँ कि मैं डॉक्टर अनीता हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आपकी 6 से लेके 12th क्लास की सभी जो आपकी बुक्स हैं सीबीएसई एंड आरबीएससी की, उनके चैप्टर्स, उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, और हम साथ में करते हैं ग्रामर। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके अपने चैनल पर डिस्कस करती हूँ। तो अगर आपको किसी और क्लासेस के भी अगर पढ़ाई करनी हो तो आप कर सकते हैं। और आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर द रेड ट्रैप, क्योंकि ये इस साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो सिलेबस आपका 12th क्लास का इस बार रिड्यूस कर दिया गया है उसमें ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा, प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेड ट्रैप और सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, जो बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जिनकी बहुत सारी कहानियां हैं, और वो स्वीडन में रहती हैं, स्वीडिश लेखिका हैं, और इनकी कहानियां कई भाषाओं में अनुवादित भी की जा चुकी हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप यानी कि चूहे दानी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि किस टाइप की ये कहानी है और आपको इसमें क्या कहानी सुनने को मिलेगी। तो इसमें एक व्यक्ति है जो चूहेदानियाँ बेचने वाला है, और वो इधर उधर चूहेदानियों को बेचता हुआ घूमता है और वह स्वयं इन्हें बनाया करता है। और एक दिन उसने विचार किया कि ये जो दुनिया है वो भी एक चूहेदानी की तरह ही लोग उन अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर लालच में आ जाते हैं जिन्हें दुनिया चारे की तरह इस्तेमाल करती हैं उसको फंसाने में। और एक बार ये जो चोर है ये भी एक जाल में फंस जाता है चूहेदानी के में कि क्योंकि वो क्या करता है, एक किसान के घर पे चोरी कर लेता है। एक दिन वो फेरी वाला एक किसान की झोपड़ी में ठहर जाता है और उसने उसे भोजन तथा धूम्रपान के लिए तंबाकू ऑफर करता है, वो उसको देता है। और आखिर में उसने अपने धन को एक थैली में रखा होता है और खिड़की की चौखट से उसको लटका देता है। लेकिन फेरी वाला जो है वो उस किसान के धन को चुराकर भाग जाता है, और क्योंकि उसको लालच आ जाता है, और वो भागते भागते एक जंगल में चला जाता है जहाँ वो भटक जाता है। तब वो रियलाइज़ करता है कि वो स्वयं भी आज जाल में फंस गया है और चूहेदानी में वो फंस गया है, और उसको अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है। और किस तरह से आगे नया मोड़ लेती है ये कहानी, इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द राइटर। Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश लेखिका थी और उनकी जो कहानियाँ हैं वो कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उन सभी में एक सार्वभौमिक कथानक होता है, यानी एक ऐसा विचार, एक ऐसा विश्वास होता है कि मानव के अंदर आवश्यक अच्छाई, समझ एवं प्यार के माध्यम से वो जागृत किया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी भी इंसान को अच्छा इंसान किस प्रकार बना सकते हैं, वो उनकी अधिकतर कहानियों में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग सम rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms, but even so the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. यानी कि एक समय एक आदमी था जो छोटी छोटी तारों से बनी चूहेदानियाँ बेचता था और घूमता फिरता था। वह इन्हें स्वयं ही बनाता था, अपनी इच्छा के अनुसार ही कभी भी बना लेता था। वह
इन्हें वह दुकानों तथा बड़े फार्मों से मांग कर लाई हुई जो सामग्री होती थी उसे तैयार करता था। लेकिन फिर भी यह काम बहुत फ़ायदे का नहीं था, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। भिक्षावृत्ति एवं छोटी मोटी चोरी का भी उसको सहारा लेना पड़ता था ताकि वह अपने आप को जीवित रख सके। फिर भी उसके कपड़े जो थे वो चिथड़े के रूप में थे और उसके गाल अंदर बैठे हुए थे तथा भूख उसकी आंखों में झांकती थी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world around him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits off for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him, and then everything came to an end. अब वो ये कहते हैं कि कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना नीरस एवं दुख भरा प्रतीत होता था, जो सड़कों के किनारे थके हुए कदमों से चलता रहता था और अपने ही चिंतन में खोया रहता था। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति को एक ऐसी ही चिंतन धारा में वो पड़ गया और उसे वास्तव में मज़ेदार लगी और उसने स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। तब उसको अचानक दिमाग में एक विचार आया और उसने चारों ओर सारी दुनिया को देखा और सारी दुनिया जिसमें उसको ज़मीनें, समुद्र, उसके शहर, गांव सब कुछ शामिल था, एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त उसको ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। यह दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए नहीं थी सिवाय लोगों को ललचाने के लिए, फंसाने के लिए, चारा डालने के लिए। तो द वर्ल्ड हैज़ ऑफ कोर्स नेवर बीन very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his, during many dearly plodding to think of people he knew who had led themselves to caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. One dark evening, as he was trudging towards the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो इसमें ये बताया है कि जो दुनिया है वो एक चूहेदानी की तरह है। यहाँ लोगों को धन दौलत, खुशियाँ, घर, भोजन, गर्माहट, कपड़े आदि प्रस्तुत करती है। ठीक उसी तरह जैसे चूहेदानी चूहों को चीज़ एवं सूअरों को मांस प्रस्तुत करती है। जो ही कोई अपने आप को ललचाए जाने तथा फंसाने के लिए रखी गई सामग्री को छूने की कोशिश करता है, इजाज़त दे देता था, तो दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं थी, इसलिए इस तरह दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे स्वाभाविक आनंद मिलता था। यह उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया था। एक नीरस थकाऊ पद यात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक फंदे में फंसने दिया था, तथा इन लोगों के बारे में सोचना जो ललचाने वाले भोजन के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी संध्या को जब वो सड़क के किनारे पे बैठा हुआ था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे पर एक छोटी सी मटमैली रंग की झोंपड़ी पर पड़ी और उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी ताकि रात भर के लिए शरण मांग सके। उसे इनकार नहीं किया गया। बजाय कड़वाहट भरे चेहरे के जो सामान्य थे उसको देखने को मिलता था कि लोग उसको अंदर नहीं घुसने देते थे। इस झोंपड़ी का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे और वो अकेलेपन में बातचीत करने के लिए किसी व्यक्ति को पाकर बहुत ही खुश हुआ। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both of the stranger's pipe of his own. तो अब उसने क्या किया,
तुरंत आग पर दलिया चढ़ा दिया और उसे शाम का भोजन दिया। फिर उसने उसके तंबाकू के पिंड से इतना छोटा सा टुकड़ा काटा कि वह अजनबी तथा उसके साथ स्वयं की चिलम के लिए वो पर्याप्त हो। फाइनली ही गॉट आउट and an old pack of cards and played modules with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Rumschow Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took out a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 knorr bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अब उसको खाना खिलाने के बाद, तंबाकू पिलाने के बाद में अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और उसने अपने मेहमान के साथ सो जाने के समय तक मेजोलिस नामक एक खेल होता है ताश का, वो खेला। वृद्ध व्यक्ति जो था वो अपनी बातों में इतना ज़्यादा उदार था, यानी वो इतना दिल का साफ था कि जैसे तंबाकू और दलिया के मामले में था, उसने मेहमान को तुरंत बता दिया कि उसके जो समृद्धि के दिनों में उसका मेज़बान यानी जो वृद्ध व्यक्ति था रेम्स, जो आयरन वर्क्स में एक बाड़े वाला था और ज़मीन पर काम कर चुका था। अब जब वह दिन की मेहनत करने में असमर्थ हो गया था और तो वह गाय का सहारा उसने लेना शुरू कर दिया था। हाँ, उसके पास एक तगड़ी सी गाय थी, असाधारण थी, और वह रोज़ाना मक्खनशाला में भेजने के लिए दूध देती थी। और पिछले महीने वृद्ध व्यक्ति ने 30 क्रोनर की रकम दूध के बदले प्राप्त की थी। और अजनबी को बिल्कुल अजीब सा लगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा और उसने खिड़की पर पहुंचा और चमड़े की थैली में से उतार के उसको खिड़की के फ्रेम से एक खूंटी पर जो लटकी हुई थी सलवटे पड़े हुए, उसने 10-10 के क्रोनर के 3 नोट निकाले और उसको दिखाए। और इन नोटों को उसने मेहमान था, मेज़बान ने मेहमान की आंखों के सामने ही पकड़े रखा और जानबूझकर सिर हिलाते हुए वह फिर इसे थैली में ठूंस दिया और वहीं पर टांग दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed. When the head of the house had gotten up, they left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door, and he did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pan, smashed a pain stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 notes, and he took the money and thrust it into his pocket. अब हुआ ये कि अगले दिन दोनों व्यक्ति एक ही समय पर उठ गए। किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था और उस दूसरे व्यक्ति ने भी सोचा कि जब वो मालिक ही उठ गया है तो बिस्तर पर नहीं उसको ज़्यादा देर अब लेटे रहना चाहिए, और वह भी उठ गया कि मुखिया ही उठ गया तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। और दोनों ने झोपड़ी में से एक ही समय वो दोनों वहाँ से बाहर निकले, रवाना हुए। किसान ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और जेब में चाबी रख ली। चूहे दाने वाला जो व्यक्ति था उसने उसको अलविदा कहा, धन्यवाद कहा, और वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन आधा घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वो दोबारा दरवाजे पर आया और उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, बस वह खिड़की के पास पहुंचा, शीशा तोड़ा और हाथ अंदर डालकर उसने जो 3 क्रोनर वाली थैली थी उसको पकड़ा और उसने धन निकाल के अपनी जेब में ठूस लिया। और फिर उसने चमड़े की थैली को बहुत ही सावधानी के साथ उसके स्थान पर लटका दिया। देन ही हंग द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it
was a big confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in the definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now he own turn had come. अब जब वो वहाँ से चोरी करके निकला बाहर, वह अपनी जेब में पैसा लेकर चला, तो उसने सोचा कि बहुत ही वो खुश हुआ कि और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रखा था। तो उसने सोचा कि सार्वजनिक जो रास्ता है उस पर चलने में तो कोई साहस नहीं होगा, उसे सड़क से हटना होगा और जंगल में जाना होगा। शुरू के घंटों में तो उससे इसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दिन में देर से स्थिति जब बिगड़ गई, क्योंकि वह अब बड़ा ही उलझन में पड़ गया था। जंगल जो था वो प्रवेश तो उसने कर लिया, लेकिन उसने आश्वस्त होने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया, और कुछ रास्ते पीछे ही आगे की ओर अजीब प्रकार को घूमते हुए उसने देखा। यानी रास्ता जो था उसको गोल गोल ही घुमाए जा रहा था। वह चलता रहा और चलता रहा, बिना जंगल के अंत तक पहुंचे, और अंत में वह जान गया कि जंगल के अंदर एक ही हिस्से में वो चक्कर लगा रहा है। और शीघ्र ही उसे ये भी रियलाइज़ हो गया कि दुनिया तथा चूहेदानी के बारे में जो उसके विचार थे वो उसको याद आ गए। अब उसी की बारी आ गई थी। उसने सोच लिया था कि अब मैं भी इस चूहेदानी में फंस चुका हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट ही हैड बीन caught. The whole forest, with its trunk and branches, its thickest and fallen logs, closed it upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased, and the danger and the increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tried to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. अब जब वो उस जंगल में घुस गया, फंस गया, तो उसने स्वयं को एक चोरों की को मूर्ख उसने सोचा कि अब मैं भी इस चारे के चक्कर में मूर्ख बन गया हूँ। और वो चारा क्या था उसके लिए जो उसने चोरी करी थी? सारा जंगल उसके तने एवं शाखाओं के साथ, उसके झुरमुटों तथा गिरे हुए लट्ठों के साथ उस पर बंद हो चुका था। उसको लगा मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ। एक अवैध जेल की भांति उसको प्रतीत हो रहा था वो जंगल। और यह दिसंबर का बाद वाला भाग था। अंधेरा अब पहले से भी ज़्यादा जंगल को में छा गिरने लगा था, और इतने खतरे बढ़ गए कि उसकी उदासी एवं निराशा भी बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, और वह ज़मीन पर लुढ़क गया, थक कर मरे के समान हो गया। यह सोचकर कि उसका अंतिम क्षण जो है वो अब आ चुका है, उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन जो ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, उसने एक आवाज़ सुनी, और एक ज़ोरदार नियमित ठक 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 की आवाज़ उसमें जब आई तो उसको संदेह नहीं हुआ था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने स्वयं को उठाया। वे किसी लोहे के कारखाने के हथौड़ों की आवाज़ थी, और उसने सोचा कि आसपास अवश्य लोग होंगे। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी, उठा और ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल गया। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of sound. The Rumschow ironworks, which are now closed down, were not so long ago. A large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and screws slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब
उसको जब वो आवाज़ें सुनाई दी तो रेमस्ट्रो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुका था, वह थोड़े समय पहले ही एक बड़ा कारखाना हुआ करता था जिसमें प्रगालक, बेलनी मिल तथा ढलाई भट्टी भी थी। गर्मियों में ऊपर तक भरी चपटें तल की मालवाहक नावें लंबी कतारों में नहर में तैर कर जाती थी, जो एक बड़ी अंतस्थलीय झील की ओर ले जाती थी। और फिर सर्दियों में कारखानों के निकट ही की जो सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, तो कोयले के बड़े बड़े खांचों में से छनकर गिरती थी। क्रिसमस से ठीक पहले ही लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या को मुख्य लोहार और उसका एक सहायक भट्टी के पास लोहाने में बैठे हुए थे, और पिग आयरन यानी मतलब होता है कच्चा लोहा, जिसे आग में डाल दिया गया था कि अहरन पर पीछे जाने योग्य होने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक उठता और पिग आयरन के चमकने ते ढेर को लोहे की एक लंबी छड़ से हिला देता। कुछ ही क्षणों में वापस लौट आता था, पसीने से भीगा हुआ, यद्यपि जैसा कि प्रथा थी एक लंबी कमीज तथा लकड़ी के जूतों के सिवा उसके पास वो और कुछ भी नहीं पहनता था। ऑल द टाइम देयर वर many sounds to be heard in the forge, the big bellow groans, and the burning coal cracked. The fire boy showed charcoal into the maw of the furnace, and a great deal of clatter outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come in and warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. अब हुआ ये कि जब वहाँ पे वो उस अंदर घुसा तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस किस तरह से क्या क्या काम हो रहा है। पूरे समय लोखाने में कई ध्वनियाँ सुनाई देती जाती थी, सुनी जाती थी, और बड़ी धोंकनी जो थी वो जिसमें से हवा भरते हैं ना, उसको धोंकनी बोलते हैं, करहाती थी, तथा जलता हुआ जो कोयला था वो कड़कड़ाता था। आग जलाने वाला लड़का भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था और काफ़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ, और बाहर जलप्रपात दहाड़ता रहता था, और एक तीखी उत्तरी हवा बरसात को ईंटों से बनी छत पर कोड़े की तरह मारती थी। संभवतः इसी शोर के कारण जो लोहार था उसने नहीं देखा कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और वो लोखाने के अंदर प्रवेश कर दिया था, जब तक कि वह आदमी भट्टी के निकट खड़ा नहीं हो गया। निश्चित ही गरीब और घुमक्कड़ों के लिए, जिनके पास रात में सोने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो कई बार ऐसा असाधारण बात ये कोई असाधारण बात नहीं थी कि लोग खाने की ओर आकृष्ट हो जाते थे लोग, और उनकी रोशनी की चमक और कालीमा लगे शीशों में से बाहर निकलती थी, और आग के समक्ष स्वयं को गर्म करने के लिए वो लोग इसमें प्रवेश कर जाया करते थे। लोहार लोगों के लिए ने केवल लापरवाही से बड़ी उदासीनता से वह इस तरह के जो घुसपैठिए थे उनके ऊपर वो नज़र डालते थे। वह वैसा ही दिखाई देता था जैसा उसके लिए उसने उन लोगों वहाँ जो आने वाले जो सामान्यतः लोग दिखाई देते थे। He looked the way the people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a naughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything, and either he had not come there to talk बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब जैसे कोई इसमें घुस जाता था, उस जगह पे पहुंच जाता था, तो वो उससे परमिशन मांगते थे, और वो ज़्यादा बिना कुछ कहे ही हाथ से हिला के उनको परमिशन दे देता था, अनुमति दे देता था कि चलो ठीक है, वो वहाँ पे रात गुजार ले। और उसी तरह जब ये घुसपैठिए की तरह जब वहाँ अंदर घुसा और उसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये भी बाकी के लोगों की तरह सामान्य से दिखाई देता है। लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति है, गंदे फटे हाल, और उसकी छाती पर झूलते हुए चूहेदानियों का एक गुच्छा था। उसने ठहरने की इजाज़त मांगी, तथा मुख्य लोहार ने घमंड भरी सहमति से हिलाकर दे दी, और उसके सम्मान में वो एक शब्द भी नहीं बोला। घुमक्कड़ ने भी कुछ भी नहीं कहा, और वह वहाँ बात करने नहीं आया था, बल्कि वो अपने आप को गर्म करने एवं नींद लेने आया था। इन दोज डेज द रेमस्ट्रो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर
whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work uh, was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nasty rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Nils Olof, he said. How do you look? The man with the rat trap had never before seen their own master at Ramso and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of knocks. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone down well with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of 30 notes to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as conspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please do not think that I have such a fine home that you cannot show yourself therein, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at my home except my old daughter and myself. तो अब हुआ आगे ये कि जब वो वहाँ पे सोने, उसने सोचा कि मैं तो यहाँ सोने ही आया हूँ तो चुपचाप सो जाता हूँ, लेकिन बिना कुछ बोले जब वो वहाँ नींद लेने लगा तो उन दिनों रेमेस्टो जो आयरन कारखाने का जो मालिक था वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत बड़ा लोहपति था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि बाज़ार में वो अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा जो है जहाज़ों में भेजे। और वह क्या करता था, दिन रात नहीं देखता था और वह कभी भी वहाँ पे चेक करने के लिए आ जाता था कि काम बढ़िया तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस समय भी वह रात के दौरे पर निरीक्षण करने के लिए कारखाने में आ गया। स्वाभाविक रूप से उसकी पहली जो नज़र थी उस व्यक्ति पर ही पड़ी जो फटे हाल में भट्टी के इतने निकट आ पहुंचा था कि उसके गीले चिचड़े से जो धुआं सा निकलना वाष्प निकलती थी। लोहपति ने लोहार के उदाहरण का अनुकरण नहीं किया जिन्होंने मुश्किल से ही अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया था। वह इसके पास गया और उसे सावधानीपूर्वक उसने निहारा, फिर उसने वो नीचे झुका और उसका टोप हटाया ताकि अजनबी के चेहरे को वो सही ढंग से देख सके। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरे के ऊपर से टोप हटाया तो उसके मुंह से आवाज़ निकली कि यह तो तुम हो, निल्स ओलोफ। वह बोला, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने उस लोहपति को पहले कभी भी रेमेस्टो कारखाने पर नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। लेकिन उसके दिमाग में आया कि अगर यह बढ़िया सज्जन व्यक्ति ये सोचता था कि वह एक अजनबी जिसको मान रहा था वो उसका कोई पुराना दोस्त है, तो वह उसको कुछ क्रॉनर हो सकता है राशि, कुछ पैसा उसको दे दे। इसलिए उसने यह नहीं चाहा कि वह उसका भ्रम जो है वो टूट जाए कि वो तो उसने सोचा कि भगवान यही चाहता है कि मेरे साथ कुछ तरह की गड़बड़ ना हो। और वह बोला, तभी उसने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लोहपति ने उसको कहा, वह एक गलती थी, अगर मैं उस समय सेवा में होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सामंत के घर जाना तथा मालिक के द्वारा पुराने रेजिमेंट के साथी के रूप में स्वागत करवाना, यह बात घुमक्कड़ को
नहीं जची और उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल ही भयभीत करने वाली बात होगी। उसने 30 कॉर्नर के बारे में सोचा कि सामंत के घर जाना स्वयं को शेर की गुफा में अपने इच्छा से फेंक देने के बराबर होगा। वह तो केवल लोकहाने में सोने का अवसर ढूंढ रहा था कि भाई मुझे चुपचाप यहाँ कोई सोने को मिल जाए, लेकिन वो उसके घर नहीं जाना चाहता था। लोपति माना ही नहीं। उसने उसके दयनीय वस्त्रों के कारण उसे सोचा कि हो सकता है इसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही, असमंजस महसूस कर रहा है। तो वो बोला, कृपया यह मत सोचो कि मेरे पास कितना बढ़िया घर है और तुम अपने आप को वहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते। वह बोला कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे, और मेरे लड़के जो हैं वो विदेश में रहते हैं, और मेरे घर पर सिर्फ मेरी एक पुत्री और मेरे सिवा कोई भी नहीं रहता। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। हम इस बारे में, वो कहता है कि हम तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि इस बार हमारे साथ कोई क्रिसमस मनाने वाला भी नहीं है। Now come along with me and help us to make the Christmas food disappear a little faster। But the stranger said no and no and again no, and the iron master saw that he must give in. Looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight. Sturgeonstrom, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. But he laughed to him as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. He was not more than half an hour before he heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. She entered, followed by a Welsh, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier. In the evening, the master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowing in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor, and lay with a piece of pig iron under his head, and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. My name is Edla Vermenson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid either he had stolen something, or else he had escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave as just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve, she said. This in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her, and it would never have occurred to me that you would bother with me yourself. Miss, he said, I will come at once. He accepted the fur coat which the vault handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage. Without granting astonished blacksmith so much as glance, but while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap, and I will never set out of it. The next day was Christmas Eve, and when their own master came into the dining room for the breakfast, he probably thought that with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. Then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. It's queer like that things have gone downhill and with him as badly as that, said the
Daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. Tramp's manners will fall away from him, and the tramp closed. Just as he said that, this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The wallet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. But although his guest was now groomed, their own master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to stimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, can put on my rags again and go away. Well, said the ironmaster, hesitating little. It was not quite honest either, you must admit that, and I said not to be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and struck the table with a fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds, and bits of pork, set out to drag poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up in this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in trap. The ironmaster began to laugh. That was not so badly, said a good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of there here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was thinking to make things for the poor hungry rich. She could not get away from the idea that all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. I am thinking of that strange hare, said the girl. He walks and walks the whole year long. There is probably not a single place in which country where he is welcome and can feel at home. Whenever he runs, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in a whole year. The ironmaster mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we had asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than the parson, said their own master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took his stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat traps, not a word. He only sat down and helped him to the food. After time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why
did she done it? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Rumsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as her here in Ramsjo. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more, and he had then go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted he to spend this Christmas Eve in a place where he could rest in a peace and be sure that no evil would be fall him. He would be welcomed back again. The man with the red traps did not answer anything to this, and he only stared at the young girl in boundless amazement. The next morning, their own master and his daughter got upon in good season to go to the early Christmas service. Their guest was asleep, and they do not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. "Yes, that was a fine fellow you let into the house," said her father. "I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard." By the time the wagon had hardly stopped at the front stop steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief, and the valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept the Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 notes, but that was not at all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged character. अब होता ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो हम यही कह रहे थे कि यह बड़ी ख़राब बात थी कि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे पास कोई भी नहीं है, और अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को ख़त्म करने में हमारी मदद करो। लेकिन अजनबी जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वह तो लोहपति ने देखा कि उससे समर्पण ही नहीं करना, उसको आखिर खुद ही समर्पण करना पड़ा, और उसने सोचा कि ये तो मेरे साथ नहीं जाएगा। और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले आज रात तुम्हारे पास ही रुकना चाहते हैं। स्टर्जनस्ट्रम जो था उसको उसने कहा, और उसने कहा कि मुख्य लोहार से कि वो वहाँ पे अपनी एड़ी के ऊपर घूमा और वहाँ से चला गया। परंतु वह जाते जाते हंसने लगा, और लाहौर जो लोहार जो था वो उसकी बात समझता था कि अच्छी तरह जान गया था कि उसने अंतिम शब्द भी नहीं बोले, इसका मतलब वो वापस आ सकता है। लेकिन आधे घंटे से अधिक भी समय नहीं हुआ था कि उन्होंने देखा कि घोड़े गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनाई दी, और लोकखाने के बाहर एक नया मेहमान आया था। और वो कौन था? आपकी बार वो लोहपति खुद नहीं आया था, उसने अपनी बेटी को भेज दिया था। और
यह सोचकर कि वो उसको मनाकर उसके पास ज़्यादा बेहतर शक्तियाँ हैं तो वो उसको कंसोल करके मना के अपने साथ ले आएगी। उसने प्रवेश किया और उसके पीछे उसका नौकर भी था। वह उसकी भुजा पर एक समूर का कोट उठाए हुए था। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह शालीन एवं संकोची दिखाई दी और उसने लोहाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले शाम को था। वह मुख्य लोहार के पास वो जो प्रशिक्षु था वो अभी भी वहीं पर बेंच पर काम कर रहा था। भट्टी में लोहे और कोयले अभी भी चमक रहे थे। अजनबी ने स्वयं को भी अपने फर्श पर पसार लिया था और सिर के नीचे जो कच्चे लोहे का एक टुकड़ा था उसको रख लिया था और टोप से अपनी आंखों को ढक लिया था। तो जैसे ही युवती ने उसको देखा वह गई और उसकी टोप को उसने उठा लिया और उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से आंखें खोलकर उनको उसने देखा और उसने कहा कि वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया। मेरा नाम एडला विलमसन है, उसने युवती ने कहा। मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात लोहाने में सोना चाहते थे, पर मैंने इजाज़त मांगी कि कहीं मैं जाऊं और आपको यहाँ से ले आऊं, क्योंकि आप उनके साथ तो गए नहीं और मुझे बड़ा खेद है कैप्टन कि तुम ऐसे कठिन समय गुजार रहे हो। उसने अजनबी की और सहानुभूतिपूर्वक देखा और अपनी भारी आंखों से, और फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ सा था, तो उसने कोई चीज़ चुराई हो, जैसे कि वह जेल से बच निकला हो। उसने सोचा कि वह जल्दी से यह बात जोड़ दे। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि कैप्टन हमारे पास आप उतने ही स्वतंत्र रूप से सेफ रहेंगे जैसा, और आप जब चाहें वहाँ आ सकते हैं और हमें आपको अनुमति भी दे दी है कि आप जब मन में आए तब वहाँ से जा भी सकते हैं। तो इस तरह से उसने बात को संभाला और कहा कि केवल क्रिसमस की एक संध्या के लिए आप कृपया हमारे साथ ठहर जाएं। और बहुत ही मित्रतापूर्ण तरीके से उसने ये बात कही। उसने यह बात ऐसे मित्रतापूर्ण तरीके से कही कि जैसे कि चूहेदानियों में घूम घूम कर बेचने वाले ने उसको मना नहीं कर पाया और उसको उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने कहा कि चलो ठीक है। ऐसा मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेंगी मिस। वह बोला मैं अभी चलता हूँ। उसने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। उसने समूर के कोट को स्वीकार कर लिया और जैसे नौकर ने काफ़ी झुककर उसे सौंप दिया था, उसने इसे अपने चिट्ठोड़ों पर पहन लिया और युवती की वो पीछे पीछे बाहर घोड़ा गाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने आश्चर्यचकित होकर लोहार की ओर नज़र तक डालने की भी कृपा नहीं की, लेकिन अब जब वह सामंत के घर सवारी करता हुआ जा रहा था तो उससे महसूस हो रहा था, पूर्वाभास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आखिर मैंने उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए, वो उसको बारी बारी यही दिमाग में आ रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं फंदे में फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि एक उसके मन में एक रिग्रेट तो था ही ना कि उसने चोरी करी है। तो वही उसके दिमाग में बात घूमने लगी। अगले दिन क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी, तब लोहपति नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो संभवतः उसने अपने पुराने सेना के साथी के बारे में संतुष्टि के साथ विचार किया जो उसे अचानक मिल गया था। और सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, उसने कहा कि ये जो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, हड्डियों का जो ढांचा है उस पर मांस चढ़ा लो, यानी कि उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। उसने अपनी पुत्री से कहा कि टेबल पर अच्छा सा खाना लगाओ, और वो खाना लगाने में वैसे ही व्यस्त थी। फिर उसने कहा कि हमें देखना होगा कि उसके पास करने के लिए कोई काम भी हो जाए ताकि उसको गांव-गांव घूम घूम कर चूहेदानियाँ ना बेचनी पड़े। यह बड़ी अजीब बात है, उसके साथ सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया है। पुत्री ने कहा, पिछली रात में मैं सोचती ही रही उसके बारे में कि कोई भी बात ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि भाई ये शिक्षित या पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा मेरी बेटी, क्योंकि जैसे जैसे वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, नहा धो के ढंग के कपड़े पहनेगा, तो वो अलग तरह का तुम्हारे को दिखाई देगा। और पिछली रात को तो स्वाभाविक रूप से वो संकोच में था, और वो इतने सालों से घुमक्कड़ों की तरह इधर उधर घूम रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत घुमक्कड़ों वाली आदतें भी आ गई, उसके कपड़े भी वैसे ही हो गए। जो ही उसने ये बात कही त्यों ही दरवाजे का जो दरवाज़ा था वो खुला और अजनबी जो था वो उस कमरे में प्रवेश कर गया। और अब वास्तव में ही वो साफ़ सुथरा हो गया था, क्योंकि उसको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के नौकर जो थे वो ले आए थे। उसके बाल भी काट दिए थे, उसकी दाढ़ी भी बना दी थी, उसको नए कपड़े भी पहना दिए थे, सूट पहनाया था, बिल्कुल जो लोहपति का सूट था वो उसको दे दिया गया था पहनने के लिए। सफ़ेद कमीज़ पहनाई थी जिसमें कड़फ लगी हुई थी और कड़क कॉलर तथा साबुत जूते भी उसको पहना दिए थे। लेकिन अब वो बिल्कुल दिखने में बहुत अच्छा साफ़ सुथरा इंसान दिखाई देने लग गया था। लेकिन जैसे ही मेहमान इतना ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बन गया था, लेकिन जो लोहपति था वो उसको देख के अब खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया था कि वो जो मेहमान है वो उसका दोस्त नहीं है। उसके चेहरे पर सलवटे शिकन आ गई और उसने समझ लिया था कि मैं किसी गलत व्यक्ति को अपना दोस्त समझ के यहाँ पे
ले आया हूँ। तो जब उसने दूर और अजनबी को भी पता चल गया कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो उसको वापस वही एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़, अब बस अनिश्चितता होने वाली है। तो उसने कहा कि उसने गलती कर दी थी, लेकिन अब जब उसको पहचान लिया है, उसको रोशनी में खड़ा करके उसने, तो उसने कहा कि एक पुराने परिचित के रूप में मैं आपको, गलती से आप मेरे को अपना दोस्त समझ बैठे थे, पर मैं वो नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है? वह गरजा। अजनबी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया था। उसने तुरंत जान लिया था कि शान शौकत अब समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब मेरी पोल पट्टी जो है उसके सामने आ गई है। तो उसने कहा कि ये मेरा दोष नहीं है श्रीमान। वह बोला, मैंने कभी भी करीब विक्रेता होने के अलावा कुछ और होने का बहाना नहीं किया था। मैंने लोकाने में ठहरने की इजाज़त के लिए बस याचना की थी, केवल कोई भी हानि मैंने वहाँ पे नहीं पहुँचाई किसी को भी। बुरे से बुरा यह हो सकता है कि उसने चिथड़े फिर से मैं मेरे पहन लूँ वापस, वो मेरे कपड़े आप मेरे को दे दो। तो ठीक है, लोहपति थोड़ा सिकुचाते हुए बोला, लेकिन यह बात पूरी तरह से ईमानदारी की भी थी। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर शासनाधिकारी अगर आ जाएं और इस बारे में मैं उनको बता दूं। मतलब उसने उसको थोड़ा धमकाने की कोशिश करी कि अब मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा, लेकिन घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर अपनी मुट्ठी को जोर से मारा। और अब उसने कहा कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लोहपति की असली बात क्या है? वह बोला, सारी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई जिन अच्छी चीज़ों का प्रस्ताव दिया जाता है वे पनीर के छिलकों तथा मांस के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते, जिसके बारे में आदमी को वो उसको परेशानी में घसीट के ले जाते हैं। यानी कि अगर शासन अधिकारी अभी आ जाता है तो मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देगा। और फिर आप, यानी लोहपति की तरफ इशारा करके वो कहता है कि याद रखें कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप स्वयं मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहें और फिर आप उस फंदे में फंस जाएं कि यानी आज जो मेरे साथ हुआ, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है और आप मुझे पकड़वा देंगे, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। लोहपति ने हंसना शुरू कर दिया। यह बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही, भले आदमी। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शासनाधिकारी की बात ना करें तो अच्छा है, लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी तुम हो सको वहाँ से चले जाओ, उसने कहा। लेकिन जब वह व्यक्ति दरवाज़ा खोल ही रहा था तो उसकी जो पुत्री थी उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आज उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए। और इसके साथ ही वह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आखिर तुम कर क्या रही हो? उसके पिताजी ने कहा। लड़की बोली कि वहाँ बड़ी असमंजस की स्थिति में वो खड़ी हो गई और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। पर उस सुबह उसने ये सोचकर बड़ा वो खुश हो गई थी कि वो एक गरीब भूखे दयनीय व्यक्ति के लिए कुछ बनाएगी, उसको क्रिसमस के अब खिलाएगी। तो ये विचार जो उसके दिमाग में घूम रहा था उससे वो बहुत खुश थी। लेकिन अब अगर ये घुमक्कड़ व्यक्ति यहाँ से चला जाएगा तो वो जो कुछ भी करना चाहती थी उसके आव भगत में वो नहीं कर पाएगी। तो वो बीच बचाव करने लग जाती, कहती कि अब आज तो इनको मत जाने दो। मैं यहाँ एक अजनबी के बारे में सोच रही हूँ कि उस युवती ने कहा, वह पूरे साल चलता रहता है, घूमता रहता है। संभवतः पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ पे उसका स्वागत हुआ हो और उसे घर जैसा लगा हो। वह जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। वह हमेशा गिरफ्तारी से डरता रहता था और पूछताछ किए जाने पर वो भयभीत भी रहता था। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ शांति का एक दिन वह गुजार कर आनंदित हो, पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन। लोहपति अपनी दाढ़ी में से कुछ बुदबुदाया और पर वो अपनी बेटी की बात का विरोध भी नहीं कर पाया। तो उसने कहा, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल यह गलती ही थी। उसने कहा, कहना जारी रखा, किंतु फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक मनुष्य को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने का कहा था। और फिर उसने उसको कहा कि चलो ठीक है, क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं उनको हम मनाते हैं और उसका जो हमने इसको वादा किया था वो भी हम पूरी कर देते हैं। तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा उपदेश देती हो, लोहपति ने कहा। मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें पश्चाताप नहीं हो आखिर में कि तुमने कुछ गलती कर दी हो। युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे भोजन की टेबल पर ले गई। अब वो कहती है कि बैठ जाओ, और वह बहली बोली और उसने उसको खाना परोसा। पिताजी जो थे वो भी अब समर्पण कर चुके थे। चूहोदानी वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह केवल बैठ गया और भोजन खाने लगा, समय समय पर उस युवती की ओर देखता रहा जिसने उसका पक्ष लिया था। उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर वह सनकपूर्ण विचार क्या हो सकता था? उसको समझ में नहीं आया कि इसने लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद रेमेस्टो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजर गई जैसा हमेशा
होता था। अजनबी को कोई बड़ी समस्या भी पैदा नहीं की उसने भी, और सोने के अलावा उसके पास कोई और काम भी नहीं था। पूरी दोपहर वह अतिथि के कक्ष में सोता रहा, खाना खा के सोफे पर लेटा रहा, लगातार सोता रहा। दोपहर में उसको फिर उठाया गया, क्रिसमस के अच्छे भोजन को उसको परोसा गया, उसने उसको खाया, उसका आनंद लिया और वो फिर जाके सो गया। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से वो सोया ही नहीं है, उतनी शांति से और इतनी सुरक्षा से भी सो नहीं पाया जैसा वह यहाँ रेमस्टो में सोया था। शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उन्होंने उसे फिर जगा दिया और वह वहाँ थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता हुआ। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में जैसे दर्द करने लग गई हो तो फिर वो वापस गया और वहाँ से गायब हो गया। 2 घंटे के बाद उसे फिर वो देखा गया तो वो सोता हुआ पाया गया। फिर उसको उठाया गया, तब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली एवं दलिया खाना पड़ा। और ज्यों ही वे भोजन के टेबल से उठे वह प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि उसने कहा। लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे यह समझाया कि उसके पिता का इरादा यह था कि जो सूट उसने पहन रखा था क्रिसमस का उपहार समझ के वो अपने पास ही रख ले, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगली साल अगर वो चाहे तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो इस स्थान पर आके उनके साथ दोबारा से क्रिसमस मना सकता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, वह केवल युवती की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। अगली सुबह जब लोहपति और उसकी पुत्री अच्छे मन से उठे और वो सुबह जल्दी उठे और वो क्रिसमस की पूजा के लिए चले गए। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे छेड़ा भी नहीं। करीब 10 बजे वे जब चर्च की गाड़ी में बैठकर वापस चले तो युवती बैठी रही और उसने अपना सिर झुका लिया, सामान्य से अधिक निराशा के साथ। क्योंकि उसने चर्च में कुछ बात ऐसी सुन ली थी जिसके कारण वो दुखी थी। चर्च में उसने सुना था कि एक आयरन वर्क्स के एक पुराने किसान को एक व्यक्ति ने लूट लिया था जो चूहेदानियाँ बेचता घूमता था। अब उसको ये याद आ गया कि जिस व्यक्ति की वो इतनी आवभगत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति तो वही है। हाँ, वह अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर में प्रवेश दे दिया। उसके पिता उसको अफकोर्स डांट रहे थे कि मुझे पूरा तो अब आश्चर्य हो रहा है कि जब वो उस गरीब के घर से तो वो पैसे चोरी करके ले आया तो हमारी अलमारी में तो चांदी की चम्मचें पड़ी हैं, पता नहीं कितनी बची होंगी। घोड़ा गाड़ी सामने की सीढ़ियों के सामने रुकी और जो लोहपति ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था। उसने यह भी कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था। नौकर ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति तो चला गया लेकिन वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया था, और इस बजाय इसके कि वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है और उसने कहा है कि ये कुमारी विलियमसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में मैं दे दूँ, दयालुता के साथ वो उसको स्वीकार करें। तो ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to embarrass this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Steb. अब उस जो पत्र था उसमें ये लिखा था कि सम्माननीय एवं महान मिस चूकी। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का बिल्कुल कैरेक्टर चेंज होता है अच्छाई के कारण। तो वो इसमें बताया है, चूँकि आप मेरे साथ इतनी भली रही पूरे दिन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन था, मैं भी बदले में आपके प्रति भला बनना चाहता हूँ, जैसा कि मैं वास्तव में कैप्टन जैसा हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा असमंजस में डाल दी जाएं। लेकिन आप इन पैसों को उस बूढ़े व्यक्ति को वापस सौंप सकती हैं जो सड़क के किनारे रहता है, जो खिड़की के फ्रेम से पैसों की थैली लटका कर रखता है, जो गरीब और घुमक्कड़ों के लिए ललचाने वाली वस्तु चारा बन जाती है। चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन ना बना दिया गया होता, क्योंकि इस तरह से उसने स्वयं को स्पष्ट करने का मैं सामर्थ्य मेरे अंदर आ गया है, और मित्रता एवं अत्यधिक सम्मान के साथ मैं लिखता हूँ कैप्टन वॉन स्टाहले। तो ये जो लास्ट की लाइनें हैं, इसमें जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि किस तरह से एक जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, जब उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट करा गया
तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और फेरी वालन ने अपने हस्ताक्षर जो है वो कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में किए, क्योंकि वह कैप्टन की तरह व्यवहार करके स्वयं को कैप्टन ही सिद्ध करना चाह रहा था कि मैं जो चुराई हुई धनराशि है उसको मैंने लौटा दी है, और आपकी जो दयालु मेज़बानी है युवती की, उसके उपहार के रूप में ये कि मैं चूहेदानी भी छोड़ के आपके लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से किस प्रकार हृदय परिवर्तन हो गया उस घुमक्कड़ व्यक्ति का, और उसे रियलाइज़ हो गया कि जो उसने चोरी की है वो गलत है, और वो पैसे भी उसने लौटा दिए, और महिला को भी शर्मिंदा ना होना पड़े अपने पिताजी के सामने, इसलिए उसने एक पत्र भी छोड़ा। तो ये जो कहानी है अबाउट द स्टोरी अगर हम देखें, रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप इज सेड एडमिट्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर विच फिगर largely in the history and legend of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यानी मतलब ये जो कहानी है ये एक परियों की कहानी की तरह सुनाई गई है, और चूहेदानी स्वीडन की लौह अयस्क में धनी खानों के बीच स्थापित किया गया है, जो इतिहास में तथा उस देश की कहानी में बहुत प्रकट हुआ है। तो इस तरह से ये कहानी हमने पढ़ी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ वापस आऊँगी। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में पूरा जैसे पैराग्राफ्स का समझाया है, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर था, और एक एक लाइन अगर मैं आपको समझाती तो इसमें बहुत टाइम लग जाता, बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाता, इसलिए मुझे इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा। आई होप आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी। मैं चलती हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डू वेल, स्टडी वेल, एंड कीप रिपीटिंग द वर्ड्स बाय राइटिंग। लिख लिख के याद करें। मैं आप लोगों को बारी बारी एक ही बात कहती हूँ। और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो कर दीजिए। और हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।